तो आज स्टार्ट करना था पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। पिट्यूटरी ग्रंथि स्टार्ट करना था। कुछ लिखा भी था उसमें, कुछ लिखा नहीं था क्या? हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड में लिखा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड स्फेनॉइड बोन के कैविटी में प्रेजेंट होता है, जिसको सिलाटट्स का भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं पिट्यूटरी के बारे में ही। हेडिंग तो देना बनता है, एक दो पॉइंट हमने लिखा था। इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर उसका जो हार्मोन स्रावित होता है उसके बारे में भी थोड़ा सा देखते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसके बारे में दो तीन पॉइंट हमने पढ़ चुका था, कोई ज़्यादा खास नहीं था। मास्टर ग्लैंड होता है और सीरा टर्सिका में प्रेजेंट होता है ना। अब इसको हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक स्ट्रक्चर हमने हाइपोथैलेमस में बनाया था जो एनसीईआरटी में फिगर था। उसमें भी एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी दोनों दिखाई दे रहा था। यहाँ पर भी दिखाई देगा, बट ये स्ट्रक्चर ऐसा होगा, मतलब ये भी सही है, गलत नहीं है स्ट्रक्चर, ये अलग एंगल से लिया गया है। इसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो उस फोटो से, पिक्चर से उतना समझ में नहीं आता है। तो ये आपका हो गया हाइपोथैलेमस, ये हो गया आपका पिट्यूटरी। पिट्यूटरी जो होती है उसमें तीन लोब होते हैं, है ना। एंटीरियर लोब, मिडिल लोब, पोस्टीरियर लोब। उसी को हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं, मिडिल पिट्यूटरी भी कह सकते हैं, और उसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कह सकते हैं। ठीक है, हाइपोथैलेमस से डायरेक्ट देखो जो कनेक्ट होता है, जो उनसा पिट्यूटरी डायरेक्ट कनेक्ट होता है, इस पिट्यूटरी को कहा जाता है, इस पिट्यूटरी को कहा जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्या बोलते हैं इसे?
पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी देखो आप डायरेक्ट या कनेक्ट में है हाइपोथैलेमस के, डायरेक्ट दिख रहा है कनेक्ट में, डायरेक्ट कनेक्ट है इसी में। बाकी ये बीच वाला और दूर वाला जो है ये डायरेक्ट नहीं है, ठीक है। अब ये जो आपको डंठल जैसा दिख रहा है ना, डंठल के जैसा जिससे लगा होता है, आम वगैरह का डंठल होता है, इसको कहा जाता है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम स्टाक है ना, डंठल पिट्यूटरी का डंठल जो होता है इसको कहा जाता है स्टाक। और इसी से लग रहा है ना कोई अमरूद या आम लटका हुआ है तने से, है ना। उसके बाद यहाँ का जो बेस वाला पार्ट होता है पिट्यूटरी का हाइपोथैलेमस में, ये बेस वाला पार्ट है, आधार जो जहां से ये लटका हुआ है, इस पार्ट को कहा जाता है ट्यूबर सिनेरियम। ट्यूबर सिनेरियम, ठीक है। ये तीनों को, अच्छा हाँ, ट्यूबर सिनेरियम। अब ये जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी है, आप लोग को पिछले क्लास में हमने बताया था कि हाइपोथैलेमस से डायरेक्ट न्यूरॉन यहां तक पहुंच जाता है। डायरेक्ट बताया था ना, हाथ इधर ब्लू कलर का, इस साइड में था पोस्टेरियर पिट्यूटरी, इधर इंटीरियर, तो डायरेक्ट यहां पहुंच जाता है। इसीलिए पोस्टेरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम जो है उसे कहा जाता है पार्स नर्वोसा। क्या बोलते हैं? पार्स नर्वोसा। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ, याद रखना है आपको। पोस्टेरियर पिट्यूटरी को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्स नर्वोसा। नर्वोसा मतलब क्या है? यहाँ पर डायरेक्ट नर्व आता है हाइपोथैलेमस का। नाम में जरूर कुछ ना कुछ मतलब होता है, बायोलॉजी में हर एक नाम में मतलब होता है, समझ रहे हो। इनफंडिबुलम आप लोग बहुत जगह देखोगे, जहां भी डंठल जैसा स्ट्रक्चर होता है उसको इनफंडिबुलम ही कहा जाता है। 12 क्लास तक में आपको ये इनफंडिबुलम देखने को मिलता है, ठीक है। पोस्टेरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम रट लो, क्या है? पार्स नर्वोसा। अब इसके बाद ये मिड में है, मिड में है ना, तो ये कौन सा पिट्यूटरी हुआ भाई? अच्छा, ये तीनों हो गए, ये तीनों को मिला करके इन तीनों को मिला करके कहा जाता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरो मतलब समझ गए भाई, क्योंकि न्यूरॉन यहां से कनेक्ट है। हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस मतलब समझ रहे हो कि हाइपोथैलेमस से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, इसीलिए नाम न्यूरोहाइपोफाइसिस कहा जाता है इन तीनों को मिलाकर। आपके एनसीईआरटी में बस पोस्टेरियर पिट्यूटरी को ही न्यूरोहाइपोफाइसिस कहा गया है, वहां लिखा हुआ है। न्यूरोहाइपोफाइसिस किसको बोला गया है? पोस्टेरियर पिट्यूटरी। वो भी गलत नहीं है, इसको उसने काउंट नहीं किया, बट ये दोनों और होते हैं। अगर आपका मन है कि भाई पोस्टेरियर पिट्यूटरी को ही न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अब देखो, ये पोस्टेरियर पिट्यूटरी हो गया, है ना। अब ये क्या होगा? मिडिल पिट्यूटरी। ये क्या हो गया? मिडिल पिट्यूटरी। याद रखो, लोब भी लिखा रह सकता है भाई क्वेश्चन में। पोस्टेरियर लोब लिख दे, मिडिल लोब लिख ले, एंटीरियर लोब लिख दे, या आपको ध्यान में रखना है ना। तो मिडिल पिट्यूटरी, अब ये बीच में है, तो इसका नाम जो बीच में होता है उसको इंटरमीडिएट कहा जाता है ना। आप लोग को बताएं कई बार, तो इसको कहा जाता है पार्स इंटरमीडिया। आप लोग को बताया है कि आप लोग जैसे 10th और ग्रेजुएशन के बीच में इंटरमीडिएट का एग्जाम होता है, तो इसको कहा गया पार्स इंटरमीडिया, मिडिल पिट्यूटरी को। और ये जो है, ये कौन सा पिट्यूटरी हो गया है? ये पिट्यूटरी हो गया आपका एंटीरियर पिट्यूटरी। क्या हो गया? ये हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी, अगला पिट्यूटरी। अब ये एंटीरियर पिट्यूटरी क्या है? दूर है ना, सबसे दूर यही है, सबसे दूर यही है। तो इसका नाम देखो, दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम भी आता है
पार्स तो सब में होगा, पार्स डिस्टेलिस। क्या बोला गया? देखो चूंकि ये डिस्टेंस में है तो नाम रख दिया गया डिस्टेलिस, ये मिड में है तो इंटरमीडिया, और यहां नर्व आता है तो नर्वोसा। पार्स तो सब में कॉमन ही है, कोई दिक्कत? दूसरा नाम याद रखने में कोई, ऐसे ही याद रहेगा, आपको समझ के याद करोगे ना तभी याद रहता है। ऐसे रट्टा मारोगे पोस्टेरियर पिट्यूटरी पार्स नर्वोसा, वो कुछ दिन याद रहेगा फिर भूल जाओगे। लेकिन आपको समझ में आना नर्वोसा किसको बोलेंगे तो ध्यान में आना चाहिए पोस्टेरियर पिट्यूटरी, क्योंकि वो डायरेक्ट कनेक्ट में होता है। इंटरमीडिया तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मिडिल पिट्यूटरी को कहेंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी दूर दिख रहा है इस फिगर में तो इसको डिस्टेलिस लिखेंगे। याद करने का ये सब तरीका इसको ध्यान में रखोगे, ठीक है। उसके अलावा चलो एक और चीज होता है ना, यहां पर इस तरह से जैसे होता है ना भाई, बैलून फुला के रखा हुआ है, तो ये जो बैलून जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जो बैलून जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दोनों तरफ, इसका नाम आप लोग याद रख भी सकते हो नहीं भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कहा जाता है पार्स ट्यूबेलिस। ये छोटा सा पार्ट होता है, ये एक तरह से छोटा सा पार्ट होता है पिट्यूटरी ग्रंथि का। तो थोड़ा सा हमने लिख दिया, एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखा हुआ है, इसमें है। अब देखो मिडिल पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी और पास डिस्टेलिस, इन तीनों को मिला करके कहा जाता है एडिनोहाइपोफाइसिस। इन तीनों को मिलाकर के क्या बोलते हैं? एडिनोहाइपोफाइसिस। ठीक है, तो न्यूरोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस, तो पिट्यूटरी में 3 पार्ट है एनसीईआरटी के अनुसार, पोस्टेरियर, मिडिल और एंटीरियर पिट्यूटरी। क्लियर? अब देखो न्यूरोहाइपोफाइसिस और एडिनोहाइपोफाइसिस को ही पिट्यूटरी सब में, ये तो पूरा पिट्यूटरी है ना, ये पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड हुआ। एनसीईआरटी में ना ये दिया हुआ है ना ये दिया हुआ है और ना ये 3 को नहीं दिया हुआ है, 3 को ही याद रखो, इन्हीं तीनों को क्या बोलते हैं हम लोग। लेकिन ये याद रखो न्यूरोहाइपोफाइसिस में कौन आता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और मिडिल और एंटीरियर किस में आता है? एडिनोहाइपोफाइसिस। इन दोनों को मिला करके मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। बात को समझ रहे हो? ए टू जेड हो गया, इसमें ए टू जेड हो गया, मतलब आपको कहीं भी कोई फंसा नहीं सकता है बात में, है ना। ये प्योर कंसेप्ट हो गया, ये सब चीजें होती है भाई, ये होती है। अच्छा, पिट्यूटरी ग्रंथि का पता है एक और नाम होता है जिसको हाइपोफाइजियल सेरिब्राई कहा जाता है। क्या बोला जाता है? हाइपोफाइजियल सेरिब्राई। एक्चुअली में क्या होता है कि देखो इसका नाम है न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरो पहले आया, हाइपोफाइसिस, और ये क्या है? एडिनोहाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस दोनों में है तो इसीलिए इसका नाम है हाइपोफाइजियल सेरिब्राई। सेरिब्राई कहने का मतलब ये होता है कि इसके ऊपर ना हाइपोथैलेमस के आगे पीछे पूरा सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम दिमाग का एक पार्ट होता है, तो मान समझ लो हाइपोफाइजियल सेरिब्राई मतलब सेरिब्रम के नीचे हाइपोथैलेमस के पास पाया जाता है, इसलिए इसका नाम है हाइपोफाइजियल सेरिब्राई। नीट वाला इसको पूछ सकता है, एक जगह लिखा हुआ एनसीईआरटी में हाइपोफाइजियल सेरिब्राई। अब बोल देगा कि हाइपोफाइजियल सेरिब्राई किसे कहते हैं या पिट्यूटरी ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है? उठा दो उसको, उठा दो,
है ना, कहाँ नींद में चले गए भाई। पिट्यूटरी ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है? हाइपोफाइजियल सेरिब्राई। क्या नाम है? हाइपोफाइज। तुम लोग यहाँ नहीं है बैठ, यहाँ भी तो बैठ सकते हो भाई, यहाँ भी बैठ सकते हो, यहाँ खाली रहता है, पीछे बैठते हो। अब तो गर्मी ठंडी का दिन आ गया, अब तो फैन का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगले साल एसी वगैरह लगा लिया जाएगा। तो अभी तो ठंड हो गया, तो अब तो बैठ ही सकते। ये भी चल रहा है तो इसको भी बंद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आया? ये पूरा बात आपको समझ में आया? बताओ, ये पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आना चाहिए, है ना। ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग जनरली 3 भागों में डिवाइड करते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, मिडिल पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहा जाता है, एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है। मिडिल और एंटीरियर पिट्यूटरी को एडेनोहाइपोफाइसिस कहा जाता है। ये छोड़ भी दोगे चलो, चल जाएगा काम आपका। क्लियर है? क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रक्चर के साथ हम लोगों ने देख लिया। अब क्या करते हैं, अब हम लोग लिखते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन स्रावित करता है, मिडिल पिट्यूटरी कौन सा हार्मोन स्रावित करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी कौन सा हार्मोन स्रावित करता है, और उस हार्मोन का फंक्शन पढ़ेंगे। और सभी हार्मोन के बढ़ने से क्या होता है, हार्मोन के कम होने से क्या होता है। हार्मोन बहुत कम मात्रा में शरीर में प्रसारित होती हैं, बट उनका थोड़ा सा ज्यादा होना भी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कम होना भी प्रॉब्लम है। वही होता है ना, बोला जाता है किसी से, मना कोई ऐसा आदमी होता है बोलता है ना उसका दोस्ती अच्छा होता है ना उसका दुश्मनी अच्छा होता है। तो वही चीज हार्मोन के साथ भी है, हार्मोन का ज्यादा बढ़ना भी अच्छा नहीं होता है और ज्यादा कम होना भी अच्छा नहीं होता है। तो हार्मोन का बढ़ना हाइपर सिक्रेशन, हार्मोन का घटना हाइपोसिक्रेशन कहलाते हैं, ठीक है। तो कुछ बातें अगले नेक्स्ट पेज में हम लोग लिखते हैं। पिट्यूटरी divides into pituitary divides into adenohypophysis और दूसरा क्या था, दूसरा क्या था भाई, न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। उसके बाद एडेनोहाइपोफाइसिस को एक, इसमें 2 पार्ट था, मिडिल और एंटीरियर पिट्यूटरी, है ना। ये वाला ऊपर लिख दिए, ये वाला नीचे लिख दिए। ये वाला नहीं लिखेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, तो काम हमारा चल जाएगा, हमसे नीट में नहीं पूछा जाएगा। तो क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे एडेनोहाइपोफाइसिस इंक्लूडेड, है ना, इंक्लूड्स लिख दो। एडेनोहाइपोफाइसिस इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड था इसमें, है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी, और दूसरा क्या था, मिडिल पिट्यूटरी। तुम लोग कुछ बोलते नहीं हो भाई। एंटीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम क्या था, पार्स नर्वोसा इंटरमीडिया या फिर डिस्टेलिस, क्या नाम था, ये दूर था ना, तो इसको डिस्टेलिस भी कहा जाता है, ठीक है। मिडिल का तो क्या लिखोगे, पार्स इंटरमीडिया,
और एक और पॉइंट लिख देते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस इंक्लूड्स, इसमें क्या इंक्लूड्स है भाई? इसमें आपको एक इंक्लूड्स है जिसे क्या बोला गया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी, ठीक है, जिसको हम लोग पार्स नर्वोसा, क्या बोलते हैं इसको, पार्स नर्वोसा। हमने लैंग्वेज इसीलिए कम लिखा हुआ है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है तो काम हमारा चल जाएगा, इसको नहीं मिला है, इसको याद रखने में भी दिमाग जाएगा आपको, इसको भी हमने नहीं लिखा, जो एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ है वही हमने लिख दिया है। बाकी आप लोग देख ही रहे हो फिगर से, इसमें 3 चीजें शामिल है, दोनों में 3 चीजें शामिल है, बट उसको इंक्लूड नहीं किया है। आप इसी को याद कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तीर बना देता है पी को, है ना, पी को या तीर बना देता है, एडेनो हाइपोफाइसिस, ठीक। अब क्या करते हैं, एक तरफ पार्ट लिखते हैं और एक तरफ हार्मोन लिखते हैं। पिट्यूटरी और इधर हार्मोन्स लिखते हैं, है ना, हार्मोन्स लिखते हैं। 3 पिट्यूटरी हैं हमारे पास, 3 पार्ट होते हैं। एंटेरियर पिट्यूटरी, है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी, दूसरा हो जाएगा मिडिल पिट्यूटरी, है ना, मिडिल पिट्यूटरी हो जाएगा, और तीसरा जो हो जाएगा हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो इस तरफ लिखते हैं, सबको एक साथ ले आते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी में देखो कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं उसके बारे में लिखते हैं, ठीक है। इसमें पहला जो हार्मोन आता है उस हार्मोन का नाम है ग्रोथ हार्मोन। क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन या एसटीएच, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, शॉर्ट नाम लिखते हैं, अभी फुल फॉर्म नहीं लिखते। ग्रोथ हार्मोन सबको नाम पता है, वृद्धि हार्मोन। उसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी में आपको आएगा टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या नाम है इसका, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके बाद थर्ड आता है एसीटीएच, एड्रिनोकॉर्टिक
कॉर्टिकॉइड ट्रॉपिकल हार्मोन ACTH। इसके बाद आता है गोनेडोट्रोफिन। इसमें दो हार्मोन पढ़ने हैं, एक को कहा जाता है FSH और दूसरे को कहा जाता है LH। ठीक है, और लास्ट जो हार्मोन है उसे कहा जाता है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। क्या नाम है इसका? प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। क्लियर? अब इनका फुल फॉर्म लिख दिया जाए, लिख दिया जाए। अब याद करोगे आप लोग। GH मतलब सबको मालूम है, ग्रोथ हार्मोन। इसको रेड से लिखते हैं, ये दिखता है ना, ग्रोथ हार्मोन। या STH मतलब सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। हालांकि STH बहुत कम नाम बोला जाता है, इसका फर्स्ट नाम ही ज्यादा है। TSH इसका फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हल्का है, आप लोग टेंशन नहीं लो, सोना नहीं है। टेंशन नहीं लेना है भाई, हार्मोन पढ़ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ACTH। ACTH मतलब क्या होता है भाई? एड्रीनो कॉर्टिकॉइड एड्रीनोकॉर्टिकॉइड ट्रॉफिक हार्मोन। ठीक है, गोनेडोट्रोफिन। गोनेडोट्रोफिन मतलब क्या होता है? गोनेड। गोनेडो मतलब क्या होता है? जनन अंग, जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि को कहा जाता है ना, या जनन अंग को। तो जनन ग्रंथि आप लोग टेस्टिस और ओवरी के बारे में जानते हैं। FSH, FSH का फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और LH का फुल फॉर्म होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। कभी कभी इसको एक और नाम रखा जाता है जिसका नाम है ICSH हार्मोन, इंटरस्टिशियल, है ना, सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके बाद यही LH ही ज्यादा यूज किया जाता है ना। तो इसका फुल फॉर्म इसका भी लिख देते हैं, ICHH। क्या इसी का दूसरा नाम है? इसका नाम क्या है? इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हार्मोन है ना, हार्मोन कहते हैं। अब प्रोलैक्टिन ये दूध वाला हार्मोन है, या मिल्क फॉर्मेशन करता है फीमेल के शरीर में, है ना। अब मिडिल पिट्यूटरी बेचारा, मिडिल पिट्यूटरी आदमी के शरीर में, मिडिल पिट्यूटरी जो है वह आदमी के शरीर में, हमारे शरीर में भाई यह इनएक्टिव होता है, समझ लो, इसका काम उतना नहीं होता है। ठीक है, हम मैन के शरीर में इतना एक्टिव नहीं होता है, पॉलिथीन मतलब बहुत पतला होता है। और यह अगर होता है दूसरे जीवों में तो यह एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसको कहा जाता है MSH। क्या नाम है इस हार्मोन का? MSH। इसका फुल फॉर्म होता है मिलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
ठीक है, एक ही हार्मोन स्रावित करता है एमएसएच, मिलेनिन। मिलेनिन समझ रहे हो, ज्यादा होने से काला होता है आदमी, कम होने से गोरा होता है, तो इसी से रिलेटेड है। हमारे अंदर मिडिल पिट्यूटरी उतना मतलब डेवलप नहीं होता है, इसलिए हमारे शरीर में एमएसएच का सिक्रेशन एंटीरियर पिट्यूटरी ही कर देता है ज्यादातर, लेकिन इसको इसी में पढ़ते हैं। पोस्टेरियर पिट्यूटरी, पोस्टेरियर पिट्यूटरी मात्र 2 हार्मोन ही स्रावित करता है। दोनों हार्मोन का नाम हम लोग लिख सकते हैं। वो जो 2 हार्मोन हैं उनका नाम है, एक को कहा जाता है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, और दूसरा जो होता है उसका नाम है वैसोप्रेसिन, या इसी को कहा जाता है एडीएच। एडीएच, एमडीएच नहीं है, एडीएच मसाला नहीं है। एडीएच का फुल फॉर्म लिख देते हैं एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन्स। ये है आपका अलग अलग हार्मोन्स, है ना। कोई दिक्कत इसमें? है ना, कोई दिक्कत? तो इसको बताओ जी, देख देख के ही बताना है। बताओ पीछे से, बताओ, खाली देख के बताना है। हमको खाली प्रोनाउंसिएशन आपसे समझना है कि क्या क्या नाम है, शॉर्ट नाम को क्या लॉन्ग नाम है, उसको बताओ। बताओ एंटीरियर पिट्यूटरी में कौन कौन सा हार्मोन है, एक एक करके। सही बात, उसका शॉर्ट टर्म भी बोलते जाओ। जीएच मतलब ग्रोथ हार्मोन, सेकंड वाला छोड़ दो एसटीएच, उसको उसका भी नाम बता दो। अच्छा, ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम क्या है? एसटीएच। फुल फॉर्म बताओ। एसटीएच उसमें नहीं है क्या जी? दिख तो रहा है, फुल फॉर्म बताओ। उसको नहीं पढ़ पा रहे हो क्या? नहीं, कुछ और पढ़ रहे हो, उसको बताओ बगल वाला। जीएच के बगल में कुछ लिखा हुआ है एसटीएच, उसका फुल फॉर्म बताओ। सोमैटो, क्या नाम होगा? सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। अब चलो अगला बताओ। फिर उसका शॉर्ट टर्म नहीं बता रहे हो। टीएसएच, उसका फुल फॉर्म? हाँ, टीएसएच का थर्ड बताओ, जोर से बोलो थोड़ा सा भाई। हाँ, एड्रीनो कॉर्टिकॉइड ट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। उसके बाद गोनेडोट्रोपिन, उसमें कौन कौन है भाई बताओ। एफएसएच का फुल फॉर्म क्या है? फॉलिकिल, क्या पढ़ोगे? फॉलिकिल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। और नीचे वाला एलएच का फुल फॉर्म? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं इसके? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। हाँ, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है। उसके बाद प्रोलैक्टिन तो फुल फॉर्म है ही, है ना। उसके बाद एमएसएच का फुल फॉर्म मिलेनिन, क्या बोलते हैं उसको? मिलेनिन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में बताओ जी, पहला क्या है? फर्स्ट वाला बताओ ना। ऑक्सीटोसिन, क्या बोलते हैं? ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन आप देख रहे हो ना,
यह हार्मोन दूध को बाहर निकालने में मदद करता है। आप लोग को मालूम है बहुत सारे फीमेल में दूध नहीं आता बच्चा होने के बाद, तो यही हार्मोन उसको दूध बाहर निकालता है। इसलिए इसका उपयोग हम लोग गाय भैंस में करते हैं। यही सुइया डालते हैं, सुइया में क्या रहता है, ऑक्सीटोसिन। ये जैसे गाय में डाले तो दूध आ जाता है उसके थनों में, फिर उसको दूह के बेच लेते हैं। सुइया वाला दूध सुने होंगे, तो वही है ऑक्सीटोसिन। ये दूध निकालने में मदद करता है, और दूध बनाने में कौन हेल्प करता है, प्रोलैक्टिन। ये दूध बनाता है और ये दूध निकालता है। ठीक है, ये वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन देखो इसमें भी नाम छुपा हुआ है। वैसो मतलब होता है ब्लड वेसल्स, अब प्रेसिन मतलब प्रेस कर, ये ब्लड वेसल को प्रेस कर देता है शरीर में, जिसके कारण बीपी बढ़ जाएगा। बताए थे अगर नस दबाओगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ना जी, तो ये नस को दबाता है। वैसो मतलब नस, ब्लड वेसल्स, प्रेसिन। और दूसरा नाम इसका क्या है, एडीएच। क्या नाम है, फुल फॉर्म एंटी डायूरेटिक हार्मोन, है ना। जल्दी जल्दी बता दो, बैठ जाओ, जल्दी जल्दी बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए। एंटीरियर पिट्यूटरी से याद भी करो, अभी पूछेंगे क्या क्या है। सोमैटो है, क्या है, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। टीएसएच थायराइड, थायराइड होता है ना यहाँ पे, वो थायराइड पढ़िए उसको। स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेट मतलब उसको स्टिमुलेट करना। ठीक, एसीटीएच एंड्रो नहीं है, एड्रीनो, हाँ एड्रीनो होगा, एन नहीं होगा यहाँ। एड्रीनो कॉर्टिको, हाँ क्या है, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, अब गोनेडोट्रोफिन, हाँ इसका फुल फॉर्म, ये मिट गया, हाँ फॉलिकल हार्मोन। और एलएच का ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। क्या नाम है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। इसका दूसरा नाम भी है कभी कभी अलग, आईसीएसएच मतलब स्टीशियल, या इसको 100 पढ़ा जाता है ना, इंटरस्टिशियल। ठीक है, पोस्टीरियर में इसका नाम बताइए, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन ये नाम हुआ ना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसके बारे में भी बताया, दूध को बाहर निकालने वाला हार्मोन होता है। उसके बाद वेसोप्रेसिन नाम से क्या पता चल रहा है, ब्लड वेसल्स को, सुई वाला ऊपर वाला है भाई। अब वेसोप्रेसिन मतलब वेसल्स को प्रेस कर देता है, बीपी बढ़ा देता है। और ये हाँ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। नाम याद हो गया सबको, समझना, बैठ जाओ। तो ये नाम भी थोड़ा जरूरी है ना भाई आपको समझना, तो नाम आपको हालांकि शॉर्ट फॉर्म में याद रखो, है ना, जीएच, टीएसएच, एसीटीएच, उसके बाद गोनेडोट्रोफिन में एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन। ये आपको टोटल कितने हो गए, एक, इसको भी मानोगे ना, 1 2 3 4 5 6 हार्मोन है। मिडिल में 1 है, पोस्टीरियर में 2 है, इन दोनों में कम है ना। समझ में आ गया। क्या बोले, किसमें, देखो इसको बताएंगे मिलेनियन में भाई, वो अलग चीज होता है। वो एक तो पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है।
है ना। देखो टेम्परेचर बढ़ता है ना तो मिलेनिन बढ़ जाता है। मिलेनिन बढ़ेगा तो कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा, काला हो जाएगा आदमी। और टेम्परेचर कम होता है जहाँ पर सनलाइट कम होता है वहाँ मिलेनिन कम हो जाता है, ऑटोमेटिक आदमी गोरा हो जाएगा। वहाँ पे बहुत ठंड प्रदेश के लोग ज़्यादा गोरे होते हैं, वहाँ टेम्परेचर भी कम है और सनलाइट भी कम होता है, जिसके कारण मिलेनिन कम होता है उनके शरीर में। अच्छा, काला आदमी ज्यादा अच्छा होता है या गोरा आदमी अच्छा, मतलब देखना नहीं, इम्यूनिटी के हिसाब से काला आदमी ज्यादा अच्छा होता है सांवला आदमी। उसका कारण यह है कि मिलेनिन ज्यादा होने से स्किन प्रॉब्लम बहुत कम होता है। बहुत जो गोरा होता है उसको देखना स्किन प्रॉब्लम कुछ ज्यादा होता है, पिंपल्स निकलना, उसको जल्दी स्किन कैंसर हो जाता है। लेकिन जिसको मिलेनिन थोड़ा ज्यादा होता है, तो हम लोग जो होते हैं ना, हम लोग इंडियंस गोरे नहीं होते हैं। मतलब हम लोग जो अपने आप को गोरे मानते हैं, हम लोग एक्चुअली में गोरे नहीं हैं। गोरे मतलब गोरे वो विदेश के लोग देखते उजले होते हैं एकदम, वो होता है गोरा, समझ रहे। वही चीज, अरे भाई वो सब और बताएंगे बहुत सारा चीज, है ना। जैसे मोबाइल रात भर देखते हो, मोबाइल में लाइट होता है ना जी, तो लाइट क्या करेगा, मिलेनिन बढ़ा देगा, वो आदमी काला हो जाएगा। काला नहीं हो जाएगा बट थोड़ा मोड़ा तो इफेक्ट पड़ता है, मोबाइल से उतना नहीं पड़ता है, सनलाइट से ज्यादा पड़ता है, वही सब चीज होता है। सोने जगने का भी होता है, रात को ही क्यों सो जाते हैं, सब पढ़ाएंगे आगे। ठीक है, इसको याद कर लिया, इसको याद कर लिया भाई। आज का पानी है, उसको याद करो जल्दी से। आज का है क्या, लग तो रहा है फूल है, उसको याद करो, इधर नहीं देखना है उधर ही देखना है, उसको याद करो। जो पढ़ने में दिक्कत हो रहा है उसको पढ़ो। ये खुला है क्या, अब इसका जरूरत नहीं है। देख लिया सबने, तो अब चलते हैं हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। पहले एंटीरियर पिट्यूटरी के सारे हार्मोन, पहला ग्रोथ हार्मोन पढ़ेंगे, टीएसएच पढ़ेंगे, एसीटीएच पढ़ेंगे, एफएसएच, एलएच और प्रोलैक्टिन। उसके बाद फिर मिडिल पिट्यूटरी का हार्मोन पढ़ेंगे। तो हम लोग अलग अलग हार्मोन पढ़ते जाते हैं, शुरू से पढ़ते जाते हैं लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो पहला हार्मोन का नाम क्या है, जीएच या ग्रोथ हार्मोन। अब ये नहीं लिखेंगे कौन सा पिट्यूटरी कौन सा, वो नहीं लिखना है, ज्यादा फालतू का नहीं लिखना है। एक जगह लिख दिया हमने किसका कौन सा हार्मोन है तो बस समझ जाना है। तो अब लिखेंगे हम लोग
ग्रोथ इतना बड़ा क्यों हो गया भाई? हार्मोन, है ना, ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा ही कुछ बड़ा कर दिया इसने। कोई बात नहीं, ग्रोथ हार्मोन के बारे में अब पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहली बात, फंक्शन पढ़ेंगे, ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद उसके ज्यादा होने से क्या होगा, उसके कम होने से क्या होगा, तीन ही चीज पढ़ना है हार्मोन्स में। ग्रोथ हार्मोन्स secreted by anterior pituitary. Growth hormone are secreted by anterior pituitary। ठीक है, ये एक लाइन लिख दिया। फंक्शन लिखते हैं इसका, फंक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो इसके दो फंक्शन देखे जाते हैं, है ना। एक तो यह ग्रोथ करता है और दूसरा मेटाबॉलिज्म। दो तरह का फंक्शन होता है। एक तो यह वृद्धि करता है शरीर की, और दूसरा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म आप लोग समझते हो, मेटाबॉलिज्म मतलब होता है शरीर में होने वाली रिएक्शंस, अभिक्रियाएं जो भी होती हैं वो सभी मेटाबॉलिज्म कहलाती है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ग्रोथ को पढ़ते हैं। तो ग्रोथ कैसे होता है, कैसे करता है ग्रोथ? यह सबसे पहली बात, हमारे बोन्स में वृद्धि करता है। दूसरी बात, हमारे मसल्स में वृद्धि करता है। तीसरी बात, सेल डिवीजन बढ़ा देता है। क्या करता है? सेल डिवीजन बढ़ेगा तो अपने मांसपेशी बढ़ेगा और अपने हड्डी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज माइटोसिस। माइटोसिस मतलब सेल डिवीजन, है ना, इन बॉडी। दूसरा, ग्रोथ हार्मोन बोन्स में वृद्धि करता है। ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज बोन्स, ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज मसल्स। हो गया ग्रोथ, ये ग्रोथ। अब क्या होगा ग्रोथ, समझ रहे? ग्रोथ हो गया। ग्रोथ के बाद दूसरा जो वर्क हो गया मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म तीनों पे अलग अलग होगा। कार्बोहाइड्रेट पे अलग करेगा, लिपिड पे अलग करेगा और प्रोटीन पे अलग करेगा। तो मेटाबॉलिज्म में दो ही चीजें हो सकती है, या तो कार्बोहाइड्रेट बने या कार्बोहाइड्रेट टूटे, लिपिड बने टूटे, प्रोटीन बने या टूटे, दो ही चीजें हो सकती है। देखते हैं उनमें से क्या करता है। मेटाबॉलिज्म में अगर देखा जाए तो मेटाबॉलिज्म में सबसे पहले अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो यह हमारे ब्लड में शुगर को बढ़ा देता है। क्या करता है? ब्लड के ग्लूकोज को बढ़ा देता है, ब्लड शुगर को बढ़ा देता है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ब्लड शुगर बढ़ा देता है और वो शुगर सेल ले लेके अपना ग्रोथ करता है, समझ रहे हो? तो इसीलिए इसको हम लोग
डायबिटिक हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि डायबिटीज कैसे होता है, शुगर बढ़ने से। समझते ना? क्या कर रहा है जी तुम, फोन क्यों चला रहा है, लाइव देख रहा है क्या? रखो फोन। यहां समझना चाहिए तुम फोन चला रहे हो, कैसे होगा जी? जब अपने पीछे रहना सोचोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? तो बताओ कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट में क्या बताया हमने, यह ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ा देता है, ठीक है। जीएच इंक्रीजेज ग्लूकोज sugar in blood, so it is डायबिटिक हार्मोन। डायबिटिक मतलब समझ रहे, जो डायबिटीज कॉज कर सके, डायबिटीज कॉज कर सके क्योंकि शुगर बढ़ा रहे हैं। ये हो गया कार्बोहाइड्रेट, एक एक पॉइंट है सबके बारे में। दूसरा पॉइंट लिपिड। लिपिड क्या करता है, या लाइपोलाइसिस करता है। लाइपोलाइसिस मतलब ब्रेकिंग ऑफ लिपिड, लिपिड को तोड़ देता है। क्या करता है, लिपिड को तोड़ देता है। जीएच कॉज लाइपोलाइसिस, ब्रेकिंग ऑफ लिपिड्स, यह लिपिड को तोड़ने का काम करता है, ठीक है। और तीसरा प्रोटीन पर देखते हैं ये क्या काम करता है, तो यह प्रोटीन को बनाने का काम करता है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस। जीएच कॉज प्रोटीन सिंथेसिस। समझ में आ गया? तो ये हो गया पूरा फंक्शन, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। वृद्धि करता है हमारे शरीर में, कैसे करता है, सेल डिवीजन को बढ़ा देता है शरीर में, बोन्स के बढ़ा देता है ना, बोन्स में वृद्धि करता है, मसल्स में वृद्धि करता है। मेटाबॉलिज्म में देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट जिसमें ग्लूकोज आता है, तो ग्लूकोज जो होता है उसको ब्लड में बढ़ाने का काम करता है, लिपिड को तोड़ने का काम करता है। ऐसे याद करेंगे, ऐसे नहीं याद हो रहा है, ब्रेकिंग और लिपिड को तोड़ता है। अब पहले अपने भाषा में याद रखने का कोशिश करो, ये रटने का नहीं। ग्रोथ, जो ग्रोथ में क्या क्या करता है, माइटोसिस, बोन और मसल्स का वृद्धि। एक ही लाइन में याद हो गया ना, लिखे 3 लाइन लेकिन वृद्धि याद हो गया एक ही लाइन में। उसके बाद मेटाबॉलिज्म में क्या करता है, ब्लड में शुगर बढ़ाता है, ठीक है, प्रोटीन बनाता है ना, और लिपिड को तोड़ता है। तो इतना जो हो गया तो आसानी से याद हो गया। सबसे पहले कोशिश क्या करो, क्या क्या है, हर लाइन में क्या पॉइंट है जो ये याद करना है, वो अपने भाषा में उसको समझ लो, उसके बाद बस हो गया, वही तो याद ही रहता है। ऐसे नहीं याद रहेगा, ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज शुगर इन ब्लड सो इट इज कॉल्ड डायबिटिक हार्मोन, ऐसे नहीं याद होता है कभी। ऐसे याद करना है, ग्लूकोज बढ़ाएगा, लिपिड को तोड़ता है, ब्रेक करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है ना। तो मेन पॉइंट हमेशा याद रखो, उसी से याद हो जाता है धीरे धीरे। तो ये हो गया। उसके बाद देखो, आपको एक बात बताया था हमने कि देखो भाई, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्रंथि को कंट्रोल करता है, और पिट्यूटरी ग्रंथि मास्टर ग्लैंड है, वह दूसरे ग्रंथियों को कंट्रोल करता है। मतलब हाइपोथैलेमस हेडमास्टर आपने बोला था ना, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्रंथि को कंट्रोल करता है, और पिट्यूटरी ग्रंथि अन्य ग्रंथियों को कंट्रोल करता है। क्लियर? समझ रहे बात को? तो अन्य ग्रंथियों को कंट्रोल करता है। तो यहां पर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल कैसे करता है। एक चार्ट के फॉर्म में।
ग्रोथ हार्मोन। तो देखो ये हाइपोथैलेमस है, आप सबको पता है, और यहाँ पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में हमने फोटो नहीं बनाया है, बस उसके ग्रोथ हार्मोन को कैसे कंट्रोल करेगा, है ना। अब जैसे देखो आपको बताया था कि एक हाइपोथैलेमस एक ऐसा हार्मोन स्रावित करेगा जो ग्रोथ हार्मोन को बढ़ा दे, रिलीज करवा दे, तो उस हार्मोन को कहा जाएगा GHRH, मतलब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन आया ना यहाँ पे। और एक बताया था आपको कि इनहिबिटिंग हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्रंथि को इनहिबिट करता है, तो यहाँ पर सोमैटोस्टेटिन, ये दो चीज हार्मोन स्रावित करता है हाइपोथैलेमस। ये क्या होता है, इनहिबिटरी होता है, ठीक है। अब देखो हाइपोथैलेमस कैसे, अब पिट्यूटरी ग्रंथि को कब ग्रोथ हार्मोन स्रावित करना है, कब नहीं करना है, वो कौन बताएगा, हाइपोथैलेमस। बताए थे पिट्यूटरी का सारा लेखा जो, आप क्या करोगे नहीं करोगे, अभी कौन देख रेख कर रहा है, माँ बाप, पापा जो बोलेंगे वही ना करोगे जी। बच्चे जो होते हैं वो जो पापा बोलेंगे वही करेंगे, तो ये पापा है और ये पिट्यूटरी उसका बच्चा है, ठीक है। पापा नहीं रहते तो क्या आप यहाँ पे आ पाते, नहीं आ पाते, पढ़ने के लिए वही ना भेजते हैं पापा ही। तो यहां पर देखो GHRH यहाँ रिलीजिंग है ना, तो ये ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाएगा कि घटाएगा, बढ़ाएगा, रिलीजिंग है ना, तो यहां पॉजिटिव लिख दिया, बस पॉजिटिव इफेक्ट, मतलब ये ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाएगा, इसको बढ़ा देगा। लेकिन सोमैटोस्टेटिन क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन को घटा देगा, निगेटिव फीडबैक दे देगा, घटाएगा, ये बढ़ाएगा ये घटाएगा, है हाइपोथैलेमस का पार्ट, कोई दिक्कत। उसके बाद ग्रोथ हार्मोन को आप अलग तरीका से भी बढ़ा सकते हो, जैसे अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो ग्रोथ हार्मोन पता है क्या होता है, बढ़ जाता है। ये अलग से, अगर एक्सरसाइज करोगे तो ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाता है, दौड़ लगाना, इसे करना, बोलते हैं ना एक्सरसाइज करो हाइट बढ़ेगा, हाइट बढ़, ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा मतलब वृद्धि होगा। उसके बाद सोने से, स्लिप, अगर कोई आदमी थोड़ा सा बहुत ज्यादा नहीं सोना है, बहुत ज्यादा सोना भी अच्छा नहीं है शरीर के लिए, लेकिन जो आदमी थोड़ा ज्यादा सोता है, ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, बढ़ जाता है। वही आप देखो आप कि आप 3 घंटा 2 घंटा सोना स्टार्ट करो तो मतलब आपका शरीर दुर्बल हो जाएगा। 2 घंटा 3 घंटा उठ और दिन भर काम करते रहो, है ना, तो थोड़ा शरीर पे इफेक्ट पड़ता है, लेकिन आराम से सो रहे हो, ग्रोथ हार्मोन मैनेज करके रखता है। इसको नहीं रटना है भाई, ये चीज नहीं रटना, हम रटने के लिए आपको नहीं कह रहे हैं। ये इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये किसका हार्मोन है, हाइपोथैलेमस का है। आपको कल ही बताएं परसों कि रिलीजिंग जहां पर लिखा हो मतलब हाइपोथैलेमस का है, और इनहिबिटरी या सोमैटोस्टेटिन जो लिखा है वह हाइपोथैलेमस का है। मतलब कि आप समझ लो कि पिट्यूटरी का इतना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हार्मोन्स हैं। अब नवो हार्मोन को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा, अलग अलग हार्मोन स्रावित करके, या तो वृद्धि करवाएगा या फिर रोकेगा। सबके लिए अलग अलग है, आपको रटने का जरूरत नहीं है। यहां पर भी आपको रटने के लिए हम नहीं कह रहे हैं कि आप इसको याद करो, आपकी कॉपी में रहेगा तो एक समझ में आएगा ना, अरे साला ये तो काम कर रहा है भाई। ये हार्मोन किसका है, GH, पिट्यूटरी का। किसका है, इसको कंट्रोल कौन करेगा, वो कैसे करेगा कंट्रोल, बोल तो नहीं सकता है, वो हार्मोन ही बहाएगा ना।
तो जैसे ये हार्मोन बढ़ेगा रिलीजिंग वाला तो ये बढ़ेगा, और सोमेटोस्टेटिन वाला ये घटेगा। निगेटिव मतलब घटना, पॉजिटिव मतलब बढ़ना। हार्मोन में यही साइंस समझ में आ गया सबको। अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर। अब ग्रोथ हार्मोन के बढ़ने से क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन के घटने से क्या होता है। तो क्या लिखे हैं, हाइपो, है ना, हाइपो। हाइपो मतलब क्या होता है, कम। सिक्रीशन मतलब समझ रहे हो, श्रावण होना ऑफ जीएच। ग्रोथ हार्मोन के हाइपो सिक्रेशन से क्या होता है, तो देखो ग्रोथ हार्मोन कम होगा तो जाहिर सी बात है कि आदमी कैसा होगा, बौना होगा। क्या होगा, हालांकि आदमी के बौना होने के कारण बहुत सारे कारण होते हैं, क्रोमोजोम के कारण भी होता है, लेकिन अगर पिट्यूटरी ग्रंथि के कारण अगर आदमी बौना हो रहा है उसको कहा जाता है एटियोलोसिस। ठीक है, और जो बौना आदमी होता है उसको ड्वार्फ या फिर मिडजेट भी कहा जाता है। पहले लिख देते हैं, हाइपोसिक्रीशन, हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन कॉज, क्या कॉज करेगा, कॉज ड्वार्फिज्म। क्या करेगा, ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म मतलब क्या होता है, बौनापन, ड्वार्फिज्म एफ है, ठीक है, ड्वार्फिज्म करेगा, है ना। अगर पिट्यूटरी ग्रंथि में गड़बड़ी के कारण, हाइपोसिक्रेशन के कारण ड्वार्फिज्म होता है, इस ड्वार्फिज्म को एटेलियोसिस कहा जाता है। यहीं पे लिख देते हैं, दिस इज कॉल्ड एटेलियोसिस। ठीक है, ये जो ड्वार्फ आदमी होते हैं इनको बोला जाता है मिडजेड। क्या बोलते हैं, मिडजेड। ड्वार्फ मैन इज कॉल्ड मिडजेट, मिडजेट कहा जाता है। कोई दिक्कत। अब देखो भाई, मिडजेट कहते हैं इसको। तो ये जो मिडजेट होते हैं ना, ये मेंटल रूप से और फिजिकल रूप से नॉर्मल होते हैं। ये बौने जो होते हैं, जैसे सर्कस में देखे होगे बौने, या पिक्चर वगैरह में देखे होगे, तो ये शारीरिक रूप से फिजिकल और मेंटल माइंड से भी क्या होता है, नॉर्मल होता है। समझ रहे हो, सब कुछ सही होता है, लेकिन इनमें जो सेक्सुअल मैच्योरिटी होता है वो बहुत लेट से आता है। जैसे हम लोग में सेक्सुअल मैच्योरिटी 12, 13, 14 साल के बाद आ जाता है, इनमें बहुत लेट से आता है सेक्सुअल। अगर ये शादी भी करना चाहे तो इनको लेट से शादी करना पड़ेगा, बहुत मतलब 30 साल 40 साल, है ना। तो इनको मतलब कहाँ गया जी, है ना। तो मिडजेट, तो मिडजेट के बारे में हम लोग लिख सकते हैं, है ना।
ये नॉर्मल होते हैं, ये फिजिकली एंड मेंटली कैसे होते हैं? नॉर्मल। कैसे होते हैं भाई? नॉर्मल मतलब हमारे जैसे। क्लियर? लेकिन दिक्कत किस में आता है? सेक्सुअल में। इनका शादी अगर कर लोगे हम लोग जिस उम्र में करते हैं तो ये बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या होते हैं? इनमें सेक्सुअल मैच्योरिटी जो होता है वो डिले होता है। डिले मतलब समझते हो? देर से। मैच जैसे बारिश हो जाता है तो मैच क्या होता है? डिले स्टार्ट होता है। तो यहां पर लिख देते हैं सेक्सुअल मैच्योरिटी डिले होता है इनमें। क्लियर? हाइपोसिक्रेशन ऑफ जीएच। अब क्या पढ़ेंगे? इतना बड़ा क्यों लिखता है भाई, हमको समझ में नहीं आ रहा है। हाइपर सिक्रेशन ऑफ जीएच। चलो ये बहुत अच्छा लिखा है, धन्यवाद, है ना। इसको जल्द हम लोग चेंज करते हैं। तो हाइपर सिक्रेशन ऑफ जीएच, ऊपर हाइपो हो गया। हाइपर मतलब क्या होगा? हाइपर मतलब ज्यादा, सभी लोग जानते हो, ज्यादा। ठीक है। तो इससे दो प्रकार की डिसऑर्डर हो सकते हैं। ग्रोथ हार्मोन आप सोचो ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा? आदमी 7 फीट 8 फीट 10 फीट होगा जरूर। उसका हाथ पैर का जो बोन होगा वो बहुत लंबा होगा, आदमी भी बहुत लंबा होगा। तो दो तरह का डिजीज होता है इसमें, है ना। दो तरह का होता है। एक को कहा जाता है एक्रोमेगेली, है ना, एक्रोमेगेली कहा जाता है। और तो हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन कॉज टू डिसऑर्डर्स। हालांकि ये बीमारी नहीं होती है, मतलब ऐसा भी नहीं कि वो आदमी व्यक्ति बीमार है ना। तो डिसऑर्डर लिखने का मतलब है कि जो नॉर्मल आदमी होते हैं उससे अलग होता है थोड़ा सा। WWE आप लोग देखते हो, है ना। तो देखते हो कितना वो सब इतना लंबा लंबा तगड़ा तगड़ा सब होता है, समझ रहे हो, है ना। तो पहला लिखते हैं, पहला को कहा जाता है गाइगेंटिज्म। गाइगेंटिज्म मतलब क्या होता है? गाइगन मतलब क्या होता है? जाइंट का नाम सुने हो? जाइंट मतलब राक्षस जैसा। कैसा होना? राक्षस जैसा। मतलब इनका जो शरीर होगा, ये जो आदमी होंगे, इनका हाथ पैर बहुत लंबा होगा, है ना। चलेंगे तो शरीर में बैलेंस नहीं मिलेगा। एक बार अगर गिरा दिया कोई, देखते हो ना, बहुत हट्टा कट्टा लंबा है, लेकिन छोटा, उसको अगर एक दो बार पटक, ग्रेट खाली 2-4 बार पटका जाते थे तो बड़ा दिक्कत होता था उठने में। लेकिन जब तक खड़ा है तब तक, है ना, वही चीज है। तो राक्षस जैसा होता है गाइगेंटिज्म में, है ना। बॉडी बिकम्स imbalance due to
इंक्रीजमेंट body becomes imbalance due to increasement of limb bones। ठीक है, लिम्ब बोन्स के कारण क्या होता है, बॉडी इम्बैलेंस होता है इनका, है ना। और सब कुछ सही रहेगा, हाथ पैर, मतलब जिस तरह से शरीर होगा। बिग शो को देखे हो, बिग शो WWE में लड़ता है, ओमेगा वगैरह बहुत सारा था ना फाइटर WWE का। तो बिग शो देखो, स्मार्ट भी लगता है, गोड़ा गारा है एकदम, बहुत तगड़ा। इधर ब्राउन स्ट्रोमैन भी है WWE का। तो ये बहुत लंबे लंबे शरीर वाले होते हैं। इस डिसऑर्डर को कहा जाता है गाइगेंटिज्म। इसके बाद एक और रोग होता है, इस रोग को कहा जाता है एक्रोमीगेली। इसमें भी बॉडी क्या होता है, इम्बैलेंस होता है ना। लिम्ब बोन में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जो जॉ होता है थोड़ा आगे हो जाता है, ये सब थोड़ा सा फैल जाता है, कान ज्यादा चौड़ा हो जाता है, और हाथ पर लगेगा जैसे लंबा लंबा, उंगली लंबा लंबा दिखेगा, जस्ट लाइक गोरिल्ला के जैसा। गोरिल्ला देखे हो। तो एक्रोमेगेली नाम का रोग जो था, जैसे आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको द ग्रेट खली में एक्रोमेगेली नाम का रोग था, है ना। पिट्यूटरी ग्रंथि में नोड वगैरह बन जाता है, तो जिसके कारण ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा सीक्रेट हो गया। अथी ग्रेट खली को देखे हो ना, उतने स्मार्ट लगते हैं, लगता है मतलब देखो, फाइटिंग के हिसाब से देखा जाए तो फाइटिंग में WWE में इंडिया का कोई नाम ही नहीं था पहले। आज से 15-20 साल पहले नाम ही नहीं था, और थे छोटे छोटे फाइटर, लेकिन उतना। लेकिन जब ग्रेट खली गया था तो अंडरटेकर सबसे बड़ा फाइटर माना जाता है, तो उसको पहला ही फाइट में ही हरा दिए थे, और अंडरटेकर से इतना लंबा थे ग्रेट खली। तो पूरा इंडिया का नाम पड़ गया, है ना। उनका नाम एक्चुअली में काली था, दलीप राणा नाम था, उनको काली 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 नाम होता है ना। तो अंग्रेज जो है काली को खाली बोलते थे, है ना। तो खली वही नाम दिया है, वो सब हम लोग नहीं दिए, काली नाम था, वो लोग खाली खाली करने लगे, तो द ग्रेट खली नाम हो गया उनका, काली के जगह पे। समझ रहे हो बात को। तो एक्रोमेगेली में इसमें क्या हो जाता है, आदमी थोड़ा सा गोरिल्ला टाइप का हो जाता है, बहुत लंबा चौड़ा, है ना। इसमें भी बॉडी कैसा होता है, इम्बैलेंस ही होता है। खली चलता है तो कैसे लगता है ना, लगता है गिर जाएगा, लेकिन इतना भारी है कि उसको गिराना बहुत बड़ी बात है। अच्छा अच्छा फाइटर एक बार खाली उसको इसे दबा देता था तो वो हार जाता था, और छोटा फाइटर है उसको उठा के इसे पकड़ के बाहर फेंक देता था अकेले। ताकतवर था, लेकिन वही था कि उसका पैर में थोड़ा चोट हो गया ना, तभी और लड़ता हूँ। तो एक्रोमेगेली क्या है भाई, है ना। लिम्स बोन, जॉ बोन इंक्रीज हो जाता है ना, एंड फिंगर्स गोरिल्ला लाइक हो जाता है। बस यही याद करना, बस हो गया। गोरिल्ला याद करना एक्रोमेगेली में, इसमें भी जी आ गया है, गोरिल्ला में भी जी आ गया। गोरिल्ला लाइक एक्रोमेगेली। गाइगेंटिज्म में क्या होता है, राक्षस जैसा बैलेंस कम मिलता है ना। इन सबको उठा के पटकना तो बहुत बड़ी बात हो जाता है, देख के आदमी दूर भाग जाता है, लेकिन जो फाइटर होता है वो तो सध जाता है, उठा उठा के पटक दिया, 2-3 बार पटकोगे फिर ये हार जाते हैं फाइट, है ना।
तो ये हो गया हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। है ना? अच्छा इधर है, देख लो भाई। हाइपोसिक्रेशन से क्या होता है? बौनापन आता है। अपने से कैसे घर में जाके पढ़ोगे? ग्रोथ हार्मोन की कमी से हाइपोसिक्रेशन मतलब क्या हो? कम स्राव से आदमी में बौनापन आता है, और उस बौने आदमी को नाम क्या कहते हैं? मिडजेट। क्या बोलते हैं? ऐसे याद कर लिया घर में जाके। उसके बाद आपसे कोई पूछेगा कि बताओ मिडजेट में क्या खासियत होता है, तो बोलोगे कि फिजिकली और मेंटली, मतलब शारीरिक रूप से और दिमाग से भी पैदल नहीं होते हैं, सही होते हैं, नॉर्मल होता है, ये नहीं याद करोगे। सेक्सुअल मेच्योरिटी आती है। उसके बाद हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अब आपसे पूछेगा, देखो पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि ग्रोथ हार्मोन के हाइपर सिक्रेशन से क्या होता है, अपने आप से सवाल पूछो, उसके बाद आपको कुछ नहीं याद आएगा। लेकिन जब जोड़ करोगे ज्यादा होगा तो वृद्धि होगा, तो वृद्धि बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो दो तरह का बताए थे, ऐसे याद हो जाता है। समझ रहे हो? ऐसे ही हमेशा पढ़ा करो, दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालना है। बोलोगे दो क्या है? गाइगेंटिज्म और एक्रोमेगेली। दोनों में अंतर क्या है? एक गोरिल्ला लाइक है और एक शरीर इम्बैलेंस होता है। समझ रहे बात? ये हो जाए, इसको देख लो एक बार। इसको देखो, टाइम है अभी, उसको याद कर लो, उसको याद कर लो, उतना टाइम में। ये आपका कर्तव्य है, आपका काम है ना? माँ बाप से सबसे दूर हो और काम भी नहीं कर रहे हो, जिस काम के लिए दूर हो वो काम ही नहीं हो रहा है, तो फिर जीवन फिर बर्बाद ही हो जाएगा ना फिर। तो लाइफ के लिए सोचो। सबसे पहला काम आपका यहाँ पर पटना में यही है कि पढ़ना। यहाँ घर बसाने नहीं आए, यहाँ घर आपका नहीं है। ये मजबूरी में हम लोग आए हैं कि ताकि अच्छा पढ़ाई पढ़ लें, ताकि कुछ बन जाए। उसके बाद तो घर तो जिंदगी भर जाता है आदमी, याद रखो। अभी भले लग रहा होगा कि गांव का लड़का सब गांव में रहता है और हम शहर में दूर रहते हैं, घर बार छोड़ करके, माया लगता होगा अपने आप पे। लेकिन ये किस लिए किया गया है? आपके लिए किया गया है। वहां जाओ, पढ़ाई करो। अब पहला काम पढ़ाई है, वही नहीं करोगे, खाना बनाने में दिन भर लगा दोगे, दिक्कत है ना। मोबाइल चलाओगे, तो क्लास में कम से कम याद कर लिया करो। जो उसके लिए तभी पॉसिबल है जब आप घर से पढ़ के आओगे, समझ के आओगे। जो डाउट होता है आप लोग में तो डाउटो नहीं देखते हैं, कोई पूछता है, इसका मतलब हम समझते हैं सारा चीज समझ में आ जाता होगा, है ना? 12 वाला तो बहुत पूछता है, वो सब भेजते रहता है क्वेश्चन, या फिर ऐसे घेर करके भेजते रहेगा, ये समझ में नहीं आया, बहुत सारा करता है। तो आप लोग भी वो चीज अपने आप में डालो। पढ़ रहे हो, कौन सा लाइन उतना अच्छा नहीं लग रहा है पढ़ने में, समझ में नहीं आया, तो वो पूछना है ना?
तो ग्रोथ हार्मोन के बाद दूसरा जो हार्मोन है वो कौन सा था? TSH, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH है ना। अब देखो थायराइड लोगों को बढ़ भी जाता है और घट भी जाता है, ये तो बहुत आप लोग सुने होंगे, उसका थायराइड बढ़ गया, इसका थायराइड घट गया है, ठीक है। तो यहां पर एक्चुअली थायराइड यहां पे कहां से आ गया? हम पढ़ रहे हैं पिट्यूटरी ग्रंथि, उसका हार्मोन, तो थायराइड कहां से आ गया? वो तो अलग ग्रंथि है। लेकिन तो आप लोग जानते हो कि पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है, वो दूसरी ग्रंथियों को एक्साइटेड कर देता है, आप अपना काम करो। तो नाम से ही पता चला है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब यह हार्मोन जो है यह थायराइड ग्रंथि को कहती है कि आप स्टिमुलेट होकर के अपना हार्मोन स्रावित करो। नहीं आया समझ में? देखो किडनी आप लोग जानते होंगे, किडनी के बारे में सब लोग ने सुना है कि नहीं? किडनी भी नहीं सुना है जी? किडनी सुना है ना नाम? किडनी के, अच्छा ये तो दूसरा हो गया ना। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड आप लोग को याद होगा कि यहां पे थायराइड ग्रंथि था, ट्रैकिया में यहां पे थायराइड ग्रंथि है। तो TSH जो है वह थायराइड ग्रंथि पे काम करता है। किस पे काम करता है? थायराइड ग्लैंड पे। हो गया, यही तो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेट मतलब उत्प्रेरित करना, या थायराइड ग्रंथि को उत्प्रेरित करने का काम करता है। वैसा हार्मोन TSH, अच्छा यहां उल्टा लिख दिए हैं क्या? TSH हार्मोन स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड to secretes thyroxine hormone to synthesis and secretes thyroxine hormone। तो इससे क्या पता चल रहा है कि थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? थायरोक्सिन, याद रखो। और ये थायरोक्सिन हमारे शरीर में बहुत बड़ा काम करता है। जब थायरोक्सिन हम पढ़ेंगे ना तो उसका फंक्शन जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा अरे बाप ये तो बहुत बड़ा काम करता है। लेकिन डॉक्टर जब चेकअप लिखता है तो वो जानते हो क्या लिखता है? TSH लिखता है, थायरोक्सिन नहीं लिखता है। जैसे बोलते हो कि सर लग रहा है थायराइड बढ़ गया, तो वो चेकअप में क्या लिखेगा? TSH कितना है? 0.3 से 5 होता है, इसका मान होता है TSH हार्मोन का। तो TSH क्यों लिखता है, थायरोक्सिन का जांच क्यों नहीं लिखता है? उसका कारण यह है कि TSH हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड का,
मतलब इसका एक एक स्टेप जो होता है थायरोक्सिन बनने का, वो सब कौन टीएसएच ही कंट्रोल करता है। इसलिए थायराइड के जांच में टीएसएच लिखते हैं, थायरोक्सिन नहीं लिखते हैं। जब यही खराब है तो उसका तो बात ही अलग हो गया। जांच कहाँ होना चाहिए? कार्यालय में जांच होना चाहिए ना, कि छोटा छोटा कर्मचारी पे जांच होना चाहिए। जहां से कोई चीज बन रहा है वहां जांच होना चाहिए कि दुकानदार क्या करेगा। समझ रहे बात को? तो वही चीज है, ये बात सबको सबको आया समझ में? टीएसएच कौन स्रावित करता है? ऑप्शन में रहेगा पिट्यूटरी थायराइड ग्लैंड। अभी भी कंफ्यूज सब लोग, कौन करता है? गड़बड़ा गए। अरे भाई टीएसएच पिट्यूटरी करता है ना। टीएसएच हार्मोन पिट्यूटरी हार्मोन है। ये काम किस पे करता है? इसीलिए नाम है इसका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दूर हुआ बात? समझ में आया जी? एंटीरियर पिट्यूटरी टीएसएच कर रहा है, लेकिन थायराइड लिखा हुआ है तो कंफ्यूज हो जाओगे कि थायराइड करता होगा ना। समझ रहे? तो टीएसएच पिट्यूटरी करता है। किस पे काम कर रहा है? थायराइड पे, इसीलिए नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वैसा हार्मोन जो थायराइड को स्टिमुलेट करे कि आप अपना हार्मोन स्रावित करिए। मास्टर ऐसे ही नहीं है, हम आप पे वर्क करेंगे तो आपके अनुसार मेरा नाम होगा। ठीक है? आ गया? क्लियर हो गया? टीएसएच समझ में आ गया सबको? इतना ही है बस, एक ही लाइन याद ही करना है। टीएसएच का काम क्या है? थायराइड को स्टिमुलेट करना। अब फिर आएगा आगे, फिर कंफ्यूजन हो गए। देखो, अब देखो यहां पर क्या है? एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रेनो मतलब ये एड्रिनल ग्लैंड पे काम करता है यह हार्मोन। एसीटीएच कहां किस पे काम करेगा? एड्रिनल के कॉर्टिकल पार्ट पे। ठीक है? तो इसीलिए नाम इसका पड़ गया, जिस पे काम कर रहा है उसी के नाम आ गया है। अब यहाँ एड्रिनल आ रहा है तो आप बोलोगे कि ये एड्रिनल ग्लैंड स्रावित किया है, गलत है। क्लियर? ये बात हम लोग को भी दिक्कत आता था, शुरुआत में पढ़ रहे हैं तो सबको दिक्कत आता है, तो उसी को हम दूर कर रहे हैं। एसीटीएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसी के नीचे लिख देते हैं। अगला अगला क्या है? फुल फॉर्म नहीं लिखते हैं, इसे ही लिख देते हैं। वहां लिखा हुआ ही है, एक ही जगह याद कर लो। ACTH एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है? अब देखो, ये है आपका किडनी, ये भी है आपका किडनी। दो गो किडनी होता है हमारे शरीर, पढ़ चुके हैं। किडनी के ऊपर में आपको एड्रिनल ग्लैंड होता है ना? एड्रिनल ग्लैंड होता है ये, दो गो होता है। और ये किडनी है। ठीक है? तो एसीटीएच किस पे काम करेगा? किस पे काम करेगा? एड्रिनल ग्लैंड पे काम करेगा। ठीक है?
एड्रिनल ग्लैंड को अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको, एड्रिनल ग्लैंड को अगर हम लोग काटते हैं तो इसका दो पार्ट होता है। ये अंदर वाला पार्ट को मेडुला कहा जाता है, मेडुला, और बाहर वाला पार्ट को कहा जाता है कॉर्टेक्स। ये एक्चुअली में एसीटीएच जो है ना, यह एड्रिनल ग्लैंड पे काम करता है, लेकिन उसकी कॉर्टेक्स वाले पार्ट पे, मतलब बाहरी पार्ट पे ही काम करता है, अंदर नहीं करता है। तो इसीलिए इसका फुल फॉर्म है एड्रिनोकॉर्टिको, कॉर्टिको आ गया ना, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, मतलब कॉर्टिकल पार्ट पे यह वर्क करता है और कॉर्टिकल हार्मोन को स्रावित करने में हेल्प करता है। बस एक लाइन हो गया, इसमें कुछ पढ़ना ही नहीं है, समझ रहे हो? ये दूसरा हो जाता है ना, ये ग्रोथ हार्मोन पहला का हार्मोन हो गया, ये दूसरा हार्मोन हो गया, और ये तीसरा हार्मोन हो गया। तो इस हार्मोन में वही है, तो क्या लिखेंगे, एसीटीएच हार्मोन है ना, एक्ट ऑन, एक्ट मतलब समझते हैं आप लोग, वर्क करना, कार्य, एक्ट ऑन कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड टू सिक्रेट्स हार्मोन। एसीटीएच मतलब क्या हो गया, यह हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट पे काम करता है और हार्मोन को स्रावित करता है। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें बताओ, कोई दिक्कत हो गया ना ये ACTH। अच्छा, उसके बाद क्या है, गोनेडोट्रोफिन, और दूसरा क्या है, प्रोलैक्टिन। तो पहले प्रोलैक्टिन पढ़ लेते हैं, छोटा सा है, उसके बाद गोनेडोट्रोफिन, टाइम नहीं बचेगा शायद। चलो आगे पीछे एक दो होने से क्या दिक्कत है, टाइम के हिसाब से करेंगे, है ना, पिच के हिसाब से बैटिंग किया जाता है। तब ये चौथा हो जाएगा, चौथा का नाम क्या है, चौथा का नाम क्या है भाई, हाँ, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन आएगा, चलो हार्मोन हो गया ना। प्रोलैक्टिन हार्मोन, अब देखो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या है, यह देखो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है ये ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है फीमेल में जो मेमरी ग्लैंड होते हैं, फीमेल के मेमरी ग्लैंड में, है ना, विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम लोग एल्वोलाई कहते हैं, एल्वोलाई, एल्वोलाई। ये एल्वोलाई ही जो होते हैं यह अंदर में मिल्क बनाते हैं, क्या बनाते हैं, मदर मिल्क। ये क्या है, मदर का मिल्क है, इसी में स्रावित करते हैं। और यह जो मदर मिल्क है यह धीरे धीरे डक्ट के द्वारा होते हुए निप्पल के पास आते हैं, है ना, निप्पल के पास आते हैं, बहुत सारे डक्ट होते हैं, यहाँ आते हैं और बच्चा यहाँ से सक करके माँ का दूध पीता है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन वैसा हार्मोन जो क्या करे, मिल्क का फॉर्मेशन, दुग्ध का फॉर्मेशन करता है एल्वोलाई के, है ना, मेमरी ग्लैंड में, इसी को कहा जाता है प्रोलैक्टिन हार्मोन।
This hormone stimulate formation of mother milk, माँ का दूध, mother milk inside alveoli in mammary gland, स्तन ग्रंथियां। मेमरी ग्लैंड का हिंदी क्या हो जाएगा? स्तन ग्रंथियां। ठीक है, स्तन ग्रंथियां होती है। एल्वुला है और ये क्या है? डक्ट है। ये क्या है? डक्ट होते हैं, इसी से मिल्क आता है निप्पल में और बच्चा वहां से दूध पी लेता है। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम क्या है? दूध का निर्माण करना मदर्स में। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ चीजें होती हैं जो आपको जानकर हैरानी होगी। जब तक फीमेल 9 मंथ का प्रेगनेंसी होता है, प्रेगनेंसी के दौरान दो हार्मोन बहुत ज्यादा होते हैं। एक, बस लास्ट ही है देख लो, दो हार्मोन ज्यादा होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। उस समय प्रोलैक्टिन हार्मोन कम होता है, लेकिन जैसे ही बच्चा और प्लासेंटा दोनों बाहर आ जाता है तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम हो जाता है और प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है। इसीलिए बच्चा का जन्म होगा जैसे ही देखना तो मदर के मेमरी ग्लैंड में तुरंत दूध उतर आता है, और जब वो प्रेग्नेंट होती है, बच्चा गर्भ के अंदर में रहता है, तो मदर मिल्क बहुत कम रहता है उसमें। ये बात जनरल नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। क्या बताया? देखो सिंपल बात है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आप लोग जानते हो प्रेगनेंसी कितने मंथ की होती है? 9 मंथ। कितना? अभी भी सो रहा है, ये सब बात में भी सोएगा जी। हाथ नीचे करो, तुम इधर ध्यान दो। रात को नहीं सोते हो? ये दिन वाला नींद, ये 4 बजे क्लास होता है, अभी सो कैसे होगा? दोपहर में क्लास रहता, सोता तो कोई बात था। देखो इधर, प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है? एस्ट्रोजन नाम सुना होगा आपने, और प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों फीमेल का हार्मोन है। जब प्रेगनेंसी रहता है तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों क्या होते हैं? हाई होते हैं। क्या होते हैं? हाई। और ये दोनों क्या करते हैं उस समय? तब तक कोई काम करते हैं। एस्ट्रोजन जो है वो डक्ट का ग्रोथ करता है, और प्रोजेस्टेरोन जो होता है वह एल्वुलाई का ग्रोथ करता है। प्रेगनेंसी के दौरान ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? डक्ट का वृद्धि, और ये क्या करेगी? एल्वुलाई ग्रोथ। कब? और इस समय ये दोनों हाई हैं, इसके कारण क्या होता है? प्रोलैक्टिन इस समय लो होता है, मतलब दूध आपको ना के बराबर होता है। ठीक है, अब प्रेगनेंसी के बाद, बच्चा जन्म होने के बाद, प्लासेंटा बाहर आने के बाद, आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी समझते हैं सभी लोग, जानते हो ना, बच्चे का जन्म होना। डिलीवरी जब हो जाता है उस समय एस्ट्रोजन क्या होगा और प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों क्या हो जाते हैं? लो। जैसे ही ये लो होता है, प्रोलैक्टिन क्या हो जाता है? क्या हो जाएगा? और मिल्क जो बनता है वो क्या हो जाएगा? मदर में इंक्रीज हो, बच्चा भी दूध पी लेगा। कोई दिक्कत इसमें? इसमें कोई दिक्कत? हो गया। जब जरूरत था हो गया, जब नहीं था तो कम है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो कभी कभी पूछता है, जो मेमरी ग्लैंड में डक्ट का ग्रोथ एस्ट्रोजन कराता है और एल्वुलाई प्रोजेस्टेरोन, उस समय ई दोनों ज्यादा रहेगा तो ई कम होगा, ई दोनों कम होगा तो ये ज्यादा होता है। 36 का आंकड़ा। क्या आप लोग को समझ में आ गया? सब कुछ समझ में आ गया?
2 घंटे हम लोग बैठ के पढ़ लेते हैं, समझ रहे हो, मामूली बात नहीं है। उतना देर कंसंट्रेशन कर रहे हो, आपके लिए बहुत फायदे की बात है। कर पा रहे हो कंसंट्रेट, तो धीरे धीरे क्या होगा, आदत लग जाएगा कंसंट्रेट करने। रूम में भी बैठोगे 2 घंटा आराम से पढ़ लोगे। क्लास में ज्यादा दिमाग लगता है क्योंकि नया चीज पढ़ते हैं, रूम में पढ़ा हुआ चीज पढ़ते हैं, या फिर वहां प्रेशर नहीं होता है कि समझना है, ये पढ़ रहे हैं। लेकिन यहां पे थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगता है, नींद आना, नींद भी आता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आज रहने देते हैं।